हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग एक्सपेंशनरी वर्सेस कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर एक डिटेल वीडियो में पहले डाल चुका हूं, आप जाकर उसको देख लीजिएगा। यहाँ मैं सिर्फ उस वीडियो का पार्ट समझिए, या मैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या डिफरेंसेस है, तो पहले एक्सपेंशनरी को डिस्कस करूंगा, फिर कॉन्ट्रैक्शनरी को। इस वीडियो के लिए जो मैंने मटेरियल लिया है वो मैंने क्लियर आईएएस की वेबसाइट से लिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चाहे तो आप जाकर उसको जाकर देख लीजिएगा। तो फिस्कल पॉलिसी क्या है, इसको मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताऊं कि जब कोई सेंट्रल बैंक मनी को कंट्रोल करता है, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है, कोई भी सेंट्रल बैंक हो, यानी जब इन्फ्लेशन है तो यानी मार्केट में पैसा ज़्यादा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक पैसे को कम करने की कोशिश करता है, और जब डिफ्लेशन होता है तो इसका मतलब पैसा मार्केट में कम है, मनी सप्लाई कम है, उसको करेक्ट करने के लिए मार्केट के अंदर पैसा बढ़ाने की कोशिश करता है। तो जब कम करता है तो कॉन्ट्रैक्शनरी हो जाती है, जब पैसे को बढ़ाने की कोशिश करता है तो एक्सपेंशनरी हो जाती है। यही काम हमारे यहाँ आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसका काम यही है कि मार्केट के अंदर वो देखता रहता है कि मनी सप्लाई कितनी है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं। तो दो ही हो गई, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। तो पहले हम इसके अंदर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, पहले ये समझिए कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ती है। एक्सपेंशनरी का मतलब है कि अब ये वर्ड आपको खुद बता रहा है कि कोई चीज बढ़ा रहे हैं, तो यहां हम बढ़ाएंगे क्या चीज एक्सपेंड करेंगे, यानी हम सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सप्लाई ऑफ मनी जो है इसको हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, इसी को हम एक्सपेंशनरी कहते हैं। और अगर जरूरत है इसकी तो क्यों है, क्योंकि मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कम है, मार्केट में मनी सप्लाई कम है, लोगों के पास पैसा कम है, खरीद नहीं पा रहे हैं, प्राइस गिर रहे हैं, प्रॉब्लम्स है। इस केस में जो आरबीआई है या किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, वो फोकस करता है कि हम किसी तरह से मनी सप्लाई को बढ़ा दें। इसीलिए इसको हम लोग इजी मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं, इजी मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं इसको हम, ठीक है। इसके अंदर हमारा मेन काम होता है कि हम किसी तरह से मनी सप्लाई को बढ़ाएं, और उसके लिए सबसे बढ़िया काम होता है आरबीआई या सेंट्रल बैंक जो करती है, जब भी वो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना चाहेगी, वो क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट को घटा देगी, लोअरिंग इंटरेस्ट रेट। जो इंटरेस्ट रेट है वो उसको कम कर देगी, यानी जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, और जब लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, मार्केट के अंदर पैसा ज्यादा हो जाएगा, तो उससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ने लगेंगी। देखिए होता क्या है कि जब हम इंटरेस्ट रेट को घटाते हैं, मान लीजिए मैंने पैसा बैंक में रखा हुआ है, मेरा पैसा बैंक में मुझे बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो मैंने पैसा वो बैंक में रखा हुआ है। गवर्नमेंट ने क्या करा, क्योंकि गवर्नमेंट चाह रही, वो सॉरी आरबीआई चाह रहा है कि मैं पैसा बैंक से निकालकर मार्केट पे लगा दूं, वो क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट कम करेगी। जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो क्या होगा, मान लीजिए बैंक पहले मुझे दे रहा था 7% और मार्केट में मुझे मिल रही थी 6%, तो मैंने बैंक पर रखा पैसा क्योंकि मुझे वहां से ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। अब हुआ ये कि साहब बैंक को जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट करना था, तो उसने क्या किया, बैंक रेट को 4% कर दिया, 5% कर दिया। अब क्या हुआ, मैं देख रहा हूं कि मार्केट के अंदर तो मुझे 5-6% मिल रहा है और बैंक ने 4% कर दिया, तो मैं बैंक में पैसा क्यों रखूंगा, मैं बैंक से पैसा निकालूंगा और मार्केट में इन्वेस्ट कर दूंगा। तो ज्यादातर लोग जो है वो अपना पैसा निकालते हैं बैंक से और मार्केट में लगा देते हैं, जिससे मार्केट के अंदर मनी सप्लाई या मार्केट लिक्विडिटी बढ़ जाती है, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी इंकरेज होती है। इसके लिए जो बैंक करता है वो क्या क्या करता है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी को जब बैंक एडॉप्ट करेगा, सबसे पहला काम वो करेगा, पॉलिसी रेट को घटा देगा, डिक्रीज पॉलिसी रेट। पॉलिसी रेट क्या है,
जिसको हम सिंपली इंटरेस्ट रेट कहते हैं, जैसे रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, एमएसएफ रेट होता है, एक आपने पढ़ा होगा एमएसएफ रेट होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, इसको भी घटा दिया जाता है। बैंक रेट जो होते हैं घटा दिए जाते हैं। जब ये घटेगा तो ज़ाहिर है मार्केट के अंदर, ये दिमाग में रखिए कि अगर इंटरेस्ट रेट घटेगा तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, मार्केट में पैसा बढ़ेगा। ठीक है, अब उसके लिए आरबीआई अलग अलग टूल्स यूज करता है, यानी पॉलिसी रेट घटा देता है और रिजर्व रेशियो भी घटा देता है। डिग्रीज रिजर्व रेशियो, रिजर्व रेशियो क्या होता है? आपने बैंक में पैसा जमा किया, आपने 100 रुपए जमा किए, आरबीआई का सिस्टम है कि साहब सपोज कर लीजिए उसको 20% रिजर्व रेशियो है, यानी 20% जो आपका सब सेविंग पर है, आपने 100 रुपए सेव किए बैंक के अंदर, बैंक उसमें से 20% अपने पास रखेगी, सेफ रिजर्व रखेगी और बाकी को वो यूज कर लेगी अपनी आगे कमाई के लिए। गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई क्या करता है कि आरबीआई उस रेशियो को घटा देता है। इन्होंने कहा कि पहले 10 था, अब हमने 5 कर दिया, यानी 15 और बैंक यूज कर सकता है अपनी एक्टिविटीज के लिए। मनी सप्लाई उससे बढ़ेगी। इसके अंदर जो रिजर्व रेशियो में आते हैं, सीआरआर होता है, कैश रिजर्व रेशियो, या एसएलआर होता है, स्टेचुरी लिक्विड रेशियो, ये आप सब पढ़ चुके हैं और पीछे एक वीडियो में मैंने इसको डिटेल दी हुई है। तीसरा काम क्या करती है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनको खरीद लेती है, बाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। देखिए, आप अगर देखें एक सिक्योरिटी क्या है, एक पेपर है, अब तो वो भी ऑनलाइन हो गया। सपोज कर लीजिए एक पेपर है आपको, तो बैंक क्या करेगा, आपको जब सिक्योरिटी बैंक, आप जब खरीदेंगे बैंक से सिक्योरिटी तो आपको एक पेपर देगी और अगर मान लीजिए 10,000 रुपए की एग्जाम्पल, एक 10,000 रुपए की एक सिक्योरिटी है तो आपसे 10,000 रुपए ले लेगी और एक पेपर आपको दे देगी। उसकी पेपर की वैल्यू है, इंटरेस्ट रेट के साथ है वो, लेकिन अभी आपके पास क्या है, सिर्फ एक पेपर है और वो पैसा जो आपका 10,000 है वो बैंक के पास है। गवर्नमेंट क्या ये क्या करता है, आरबीआई ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उनको खरीद लेता है, यानी अब वो कहता है कि सिक्योरिटी, वो पेपर मुझे दे दो और मुझसे पैसे ले लो। पैसे लेने से क्या होता है, मार्केट के अंदर पैसा बढ़ जाता है। तो इसके लिए जो है आरबीआई वो सीधी ओपन मार्केट ऑपरेशन करते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए वो जाकर अपने सिक्योरिटीज को बेच देते हैं, खरीद लेते हैं, इस पेपर वापस ले लेते हैं और पैसा मार्केट में छोड़ देते हैं, जिससे मनी सप्लाई बढ़ जाती है। ठीक है, ये तो बेसिकली सिस्टम है जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। जब मैं इसकी वेबसाइट को पढ़ रहा था क्लियर आईएएस, तो मुझे कुछ पॉइंट्स इंटरेस्टिंग लगे तो मैंने उसको नोट किए। मैंने सोचा अपने स्टूडेंट्स के साथ इसको डिस्कस करूंगा। यानी ये पॉइंट तो है। अब ये जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये उसके कुछ कह लीजिए एडवांस कंसेप्ट हैं जो कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी से एसोसिएटेड है। यानी जब कोई भी रिजर्व बैंक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को एक्सेप्ट करता है, अडॉप्ट करता है, तो और क्या चीज़ें हैं जो एडवांस कंसेप्ट जो हम इसको कहें वो होते हैं। होता यह है कि जब कोई आरबीआई उसको एक्सेप्ट करेगा तो बॉन्ड प्राइस जो है वो इंक्रीज होते हैं। पहली बात, इंक्रीज बॉन्ड प्राइस। कैसे बॉन्ड प्राइस कैसे बढ़ जाते हैं? देखिए, ये क्लियर है कि जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को कोई भी आरबीआई या कोई भी सेंट्रल बैंक या आरबीआई अडॉप्ट करती है तो इंटरेस्ट रेट कम होता है। जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो क्या होगा, वो बॉन्ड जो आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट दे रहे थे वो मोर अट्रैक्टिव हो जाएंगे, है ना। अब प्राइस उनके घटेंगे, लोग ज्यादा उनको खरीदना चाहेंगे, उससे क्या होगा, बॉन्ड की डिमांड बढ़ जाएगी और जब बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी तो उसके प्राइस बढ़ जाएंगे, लोग ज्यादा खरीदना चाहेंगे तो बॉन्ड के प्राइस भी बढ़ जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, जो फॉरेन बॉन्ड प्राइसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं। इंक्रीज फॉरेन बॉन्ड प्राइस मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, फॉरेन बॉन्ड प्राइस। ये देखिए, ये तो है कि इंडिया डोमेस्टिकली बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन होता क्या है, जब आप ये देख रहे हैं कि कंट्री के अंदर इंटरेस्ट रेट कम हो गया है तो उससे जो बाहर के बॉन्ड होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं और आपके जो डोमेस्टिक बॉन्ड्स हैं वो लेस अट्रैक्टिव हो जाती हैं। तो लोग
बाहर के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और अगला जो इफेक्ट इस पे आता है वो आता है कि आपका एक्सचेंज रेट भी कम हो जाता है। एक्सचेंज रेट डिक्रीजेस। एक्सचेंज रेट आपका कब, इंटरेस्ट रेट कम हुआ, इंटरेस्ट रेट कम होने से क्या होता है, जो आपके इन्वेस्टमेंट है वो अनअट्रैक्टिव हो जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। फॉरेनर आपकी कंट्री में नहीं इन्वेस्ट करना चाहेंगे क्योंकि उनको पता है कि इंटरेस्ट कम मिल रहा है। इससे क्या होता है, आपकी कंट्री की करेंसी की डिमांड कम हो जाती है और कंपैरेटिवली और रिलेटिवली उस करेंसी के आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। चौथी बात जो इसमें आती है कि आपका एक्सपोर्ट या और बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़ जाता है। इंक्रीज एक्सपोर्ट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना। होगा क्या, जब आपकी करेंसी की वैल्यू कम है तो लोगों को, दूसरी कंट्री के लोगों को आपका प्रोडक्ट सस्ता लगेगा। जब सस्ता लगेगा तो वो आपके यहां से ज्यादा खरीदेंगे। जब वो ज्यादा खरीदेंगे तो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो पैसा ज्यादा आएगा, जाएगा कम। इस तरह आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी इंक्रीज हो जाता है, यानी आप सरप्लस में जाने लगते हैं। और आखिरी बात और आखिरी जो असर पड़ता है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का वो है हायर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हायर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जाहिर है जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो लोन सस्ते हो जाते हैं। जब लोन सस्ते होंगे तो लोग ज्यादा से ज्यादा बैंक से पैसा लेंगे और मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ता चला जाता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफी हद तक बढ़ जाता है। ये तो हुआ एक्सपेंशनरी। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्शनरी। कॉन्ट्रैक्शनरी के अंदर सिंपली जो चीजें हमने यहां पढ़ी हैं इन सबको हम अपोजिट पढ़ते चले जाएंगे तो वो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी बन जाएगी। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। किस चीज पे अब कॉन्ट्रैक्शनरी की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है मनी सप्लाई की, यानी मनी सप्लाई घटानी है हमें। अगर घटानी है तो इसका मतलब मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन हुआ है। यह पॉलिसी फोकस करती है किसी तरह से मार्केट के अंदर से पैसा कम किया जाए, इसीलिए इसको हम टाइट मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि ये थोड़ी टाइट करती है, पैसा मार्केट से खत्म करती है, मार्केट के अंदर से जो लिक्विडिटी है उसको घटाने की कोशिश करती है। जाहिर है इन्फ्लेशन अगर है तो प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा है। जब हम कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं तो प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इकोनॉमिक ग्रोथ पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। हमारे यहां जब आरबीआई कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट करती है तो कुछ काम उसे करने होते हैं, वही वाले काम जो हमने उधर किए थे एक्सपेंशनरी में, उसके अपोजिट होते हैं। यानी यहां पर पॉलिसी रेट इंक्रीज करना होगा। इंक्रीज पॉलिसी रेट्स, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। यानी इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेंगे जिसमें रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, एमएसएफ है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है, बैंक रेट है, इनको इंक्रीज कर देंगे। जब ये इंक्रीज हो जाएंगे तो अपोजिट काम होगा। यानी जब बैंक रेट बढ़ जाएगा तो लोग कहेंगे साहब बैंक में पैसा रखना ज्यादा फायदेमंद है, वो मार्केट से पैसा निकालेंगे बैंक में रखेंगे, है ना। और जब बैंक में रखेंगे तो उनका मार्केट के अंदर से वो पैसा निकल आएगा और मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कम हो जाएगी, मार्केट के अंदर सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। इसी तरीके से जो रिजर्व रेशो है उनको भी इंक्रीज कर दिया जाएगा। इंक्रीज रिजर्व रेशोज, यानी पहले आरबीआई ने दे रखा था कि साहब आपका जो रिजर्व रेशो है वो
10% है, यानी 10% जो है आप रखेंगे, 90% को आप यूज कर लेंगे। अब उन्होंने कहा कि नहीं 25% है, 25% रखना होगा। जब रखेंगे तो इससे क्या होगा, मार्केट के अंदर पैसा कम होगा। पहले 90 यूज किया जा रहा था, अब सिर्फ 75 यूज किया जाएगा। तो CRR है यानी कैश रिजर्व रेशो है या स्टेचुरी लिक्विड रेशो है, ये दोनों बढ़ा दिए जाते हैं। गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज को सेल करती है, सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जब गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटी को सेल करेगी, क्या करेगी, एक पेपर दे देगी और मार्केट से पैसा लेगी। यानी मैं अगर गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को खरीद रहा हूं तो मैं कैश और या अपना पैसा गवर्नमेंट को दे दूंगा, RBI को दे दूंगा, बैंक को दे दूंगा और उससे पेपर ले लूंगा। इससे ओपन मार्केट के अंदर गवर्नमेंट जाके अपनी सिक्योरिटीज को सेल करती है। जब वो सेल होती है तो मार्केट से पैसा आता है, जिससे मार्केट के अंदर मनी सप्लाई घट जाती है, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी काम करने लगती है। इसी तरीके से फिर से अगर आप इसको देखें तो वही वाली पॉइंट कि जब मैं वही क्लियर IAS की वेबसाइट पढ़ रहा था, मुझे उसमें कुछ पॉइंट इसके लिए भी मिले, जिससे कि मुझे लगा कि इनको आपके साथ डिस्कस करना चाहिए कि जब कोई भी सेंट्रल बैंक कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करता है तो उससे क्या और एडवांस कंसेप्ट्स डेवलप होते हैं, ठीक है। यानी वहां पर हमने देखा था कि बॉन्ड के प्राइस बढ़ रहे थे। यहां पर अब हम ये देखें कि जब कोई भी सेंट्रल बैंक कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट करेगा तो बॉन्ड प्राइस डिक्रीज होंगे, डिक्रीज बॉन्ड प्राइस, ठीक है। अब क्या हुआ, बैंक रेट बढ़ गया। बैंक रेट बढ़ने से क्या हुआ, वो बॉन्ड जो आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट दे रहे थे वो अब लेस अट्रैक्टिव हो जाएंगे। जब वो लेस अट्रैक्टिव होंगे तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी, और जब उनकी डिमांड कम होगी तो उनके प्राइस भी कम हो जाएंगे, ठीक है। फॉरेन बॉन्ड के प्राइसेस जो हैं वो भी डिक्रीज हो जाएंगे, डिक्रीज फॉरेन बॉन्ड प्राइस। यहां के प्राइस, यहां के तो लेस अट्रैक्टिव होंगे, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है उससे होगा क्या, जब कंट्री के अंदर आपको हायर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो आप फॉरेन बॉन्ड्स को क्यों लेंगे। तो फॉरेन बॉन्ड्स की जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है, जिससे फॉरेन बॉन्ड के प्राइस, डिमांड कम होती है और फॉरेन बॉन्ड के प्राइसेस भी कम हो जाते हैं, ठीक है। एक्सचेंज रेट आपका इंक्रीज करता है, इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट। जो आपका एक्सचेंज रेट है वो बढ़ जाता है। कैसे, इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ा हुआ, उसने क्या किया, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो आपकी तरफ आ गए। जब आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो फॉरेन इन्वेस्टर चाहेंगे कि कहीं और पैसा ना लगा के इनकी कंट्री में लगाओ, क्योंकि वह इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है। तो जब वो आपकी कंट्री में पैसा लगाएंगे तो आपकी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, और जब करेंसी की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी रिलेटिव वैल्यू भी बढ़ जाएगी, ठीक है। एक्सपोर्ट यहां पर आपका कम होगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कम होगी। डिक्रीज इन एक्सपोर्ट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। जब आपके करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है तो फॉरेनर को आपका प्रोडक्ट महंगा पड़ रहा है, और जब आपका प्रोडक्ट महंगा होगा तो फॉरेनर्स के लिए अट्रैक्टिव नहीं रहेगा, उससे आपका इंपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट कम होगा, और ऐसा अगर हुआ तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में जाएगा, नीचे जाएगा। और आखिरी पॉइंट, जो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो भी कम हो जाएगा, लोअर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। लोन बहुत महंगे हो जाएंगे, जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो लोग लोन ले नहीं पाएंगे, और जब लोन नहीं लेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, और जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो जाहिर है कैपिटल जनरेट नहीं होगा। तो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से जो लोन्स लेने वाले लोग हैं, जो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने वाले लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो कम पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इससे मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट घटता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज घटती हैं और मनी सप्लाई फर्दर कम होती है, ठीक है। तो यही एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी थी, ये फर्क इसके अंदर आपने देखा। और क्या एडवांस
फैक्टर्स हैं और कुछ कंसेप्ट्स हैं जो कि असर डालते हैं सारी बाकी चीज़ों पर, करेंसी पर, फॉरेन एक्सचेंज पर, बॉन्ड प्राइस पर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।